जय हिंद साथियों, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हल करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर है वो 20 फरवरी 2024 को हुआ था शिफ्ट 1 का। इस तरीके से हम हर दिन प्रत्येक शिफ्ट का पेपर है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चनों का स्तर है वो किस प्रकार का रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में आगे आने वाला है क्या, यानी किस तरीके के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो पीपीटी के अंदर गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे जो पीपीटी बनाते हैं ना उनकी मेहरबानी है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है 41 का 4 गुणा 36 भाग 2 का, ये लिखा है 96 भाग में 24। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे भी, सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है ये 2 का 96, तो सबसे पहले ये का सोल्व होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले जो शब्द लिखे होते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा में, इसको लिखेंगे 96 और भाग में कितना 24। हम जानते हैं 24 एकम 24, 24 चौके 96, 4 दूनी 8, मतलब इस पूरे का उत्तर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर देखो 41 गुणा में 4 का 36 है, तो इसको गुणा में लिख दिया 36 और भाग में कितना है 8। अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर वाले सारे टर्म्स गुणा में है, नीचे वाला भाग में, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दो, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36। हमारे पास कितना बच गया 41 गुणा में 18। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 8 को इकाई के अंक 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इकाई का अंक तो कन्फर्म कितना आने वाला है 8। यदि इकाई का अंक 8 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, मात्र और मात्र मुश्किल से 10-15 सेकंड का सवाल है ये वो रहा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। आगे वाला इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए भाई। इसमें लिखा है कि 7,200 रुपये को, कितने रुपए को 7,200 रुपये को P, Q और R के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 यानी 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 में बांटा गया है। तो R का हिस्सा कितना है? तो कैसे निकालेंगे भाई R का हिस्सा? पहले तो ये जो बटा में लिखे हुए हैं इनको हटाओ। इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ऊपर 2 से गुणा करवा देते हैं सभी में। ठीक है, क्योंकि सभी में गुणा करवाएंगे तो अनुपात चेंज नहीं होगा। तो 2 को 2 से काटेंगे 1, 2 को 4 से कराएंगे 8, यहाँ पर 2 से कराएंगे तो कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना बचेगा 3। ठीक है, यानी अब जो रेशियो आया है P, Q, R का वो कितना आ गया 1:8:3 आ गया। ठीक है, 1:8:3 को 7200 रुपये में विभाजित करना है। कितने हैं 7200। हमारे अकॉर्डिंग इनका कुल योग कितना है भी 8 और 1 9, 9 और 3 12, मतलब हमारे अकॉर्डिंग इसका योग 12 यूनिट है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग कितना है 7200। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 छिकाणी 72 यानी 600 रुपये। कितनी आ जाएगी 600 रुपये। अब हमें क्या पूछा है R का हिस्सा पूछा है, तो ये P का है, ये Q का है, ये R का। तो R का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। कितना है 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 रुपये। कितनी हो जाएगी 1800 रुपये। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। ठीक है, देखो बिल्कुल स्लो में किया है और समझ में आने लायक किया है। ठीक है, और सबसे शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला देखिए भाई। ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि इसे वह 2400 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो 2320 रुपये तो उसने मूल कीमत थी वो 2320 रुपये, और 180 रुपये खर्च कर दिए, प्लस में कितने रुपए खर्च कर दिए 180 रुपये खर्च कर दिए। तो इसका जो कुल बजट है वो कितना हो गया
देखो 2320 और 80, 2500 रुपये, कुल बजट है वो कितना हो गया, 2500 रुपये हो गया। 2500 रुपये की वस्तु यदि वह 2400 रुपये में बेचता है, यानी 2500 रुपये की कोई वस्तु है वो कितने में बेचता है, 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि देखो, हानि कितने रुपए की हुई, 100 रुपये की, और ये हानि हुई किस पर, 2500 पर, किस पर हुई, 2500 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है, देखो आप इस पेपर को सॉल्व करते समय ये भी देखो कि पेपर में प्रश्नों का लेवल क्या है। ठीक है, तभी तो ये क्वेश्चन होंगे आपसे। अगर तुम बढ़िया लेवल के प्रश्न करोगे, यानी जिस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगते हो और वो एग्जाम में आएंगे नहीं, तो फायदा क्या है। देखो यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। 14.28% हमें मालूम होना चाहिए भी कि ये कितना होता है, 1/7, कितना, 1/7। इसका मतलब पहले जो आयत की लंबाई थी वो कितनी थी, 7, और वृद्धि कर दी, मतलब 7 से कितना हो गई, 8। ठीक है, यानी लंबाई पहले 7 थी, 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8। तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए हमें क्या करना है, क्षेत्रफल समान। तो देखो कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी। 8 से कितना करना होगा, 7, और 1 की कमी करनी होगी, और कमी किससे करनी होगी, 8 से, तो 1/8, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। 1/8 कितना होता है अभी, 12.5%। अब ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है ना कि 1/8 कितना होता है, 12.5%, 14.28 कितना होता है, 1/7, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी भी, फिर क्वेश्चन है वो कम टाइम में सॉल्व नहीं होंगे। ये वाला प्रश्न देखो कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब कई पंक्तियों में इस तरीके से व्यवस्थित किए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल रहें और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो, तो पंक्तियों की क्या होगी, न्यूनतम संख्या। देखो जब भी हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, उन दिए गए सभी संख्याओं का HCF निकालते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। तो देखो 44 का, 121 का और 11 का, अब इनका सभी का पता है भाई कि इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 11, क्योंकि देखो सबसे छोटा कितना है, 11। अब ये 11 का भी मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आएगा वो कितना आएगा, 11, या फिर इसका HCF मान लो, HCF कितना आएगा, 11, यानी एक लाइन में कितने होंगे, 11। अब ये पूछ रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कैसी आएगी भाई, जब हमारे पास कुल पौधे होंगे और उनमें कितने का भाग दे दें, 11 का, तो कुल देख लो कितने हो गए, 121 और 11 कितने हो गए भाई, 132। 132 और 4 कितने हो गए, 100, देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 7, 176 कितने हो गए, 176। अब हमें किसका भाग देना है अभी, 11 का, तो 11 एकम 11, 11 छिके 66, कितने आ गए, 16। इसका मतलब जो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 16। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखो जो भी सवाल नहीं समझ में आए ना वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली जो होगी उसमें दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब आज यदि आपने 10 रुपये जमा करवाए किसी बैंक के अंदर, तो 10 साल बाद यदि तुम वापस लेके आओगे तो वो कितने हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे भाई, 20 रुपये हो जाएंगे। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं भाई, देखो 10 वर्षों में दुगनी हो रही है तो यहाँ पर तो लिखते हैं टाइम और यहाँ पर लिखते हैं कितना गुना हुआ है। ठीक है, कितना गुना हुआ है, मान लो ये 10 वर्षों में दुगना हो रहा है, 10 वर्षों में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो हमें पूछा है कि कितने टाइम में ये 4 गुना हो जाएगा, कितने टाइम में यह 4 गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जितना गुना हो रहा है ना वो हमेशा ही क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल मिलेगा, या फिर इसको इसकी पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे ये देखो, ये 2 की पावर कितनी है, 1, कितनी है 2 की पावर 1। इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इस 4 को लिखा 2 की पावर 2। अब देखो इस पावर को
इस टाइम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। देखो अगर मेथड से जाएंगे तो मेथड बहुत लंबा पड़ेगा, आप ये शॉर्टकट है, ऐसे सवाल इसी तरीके से होते हैं। मान लो ये है 2, तो 2 की पावर 2 लिखा, 2 को मल्टीप्लाई कराया 10 से, कितना टाइम आया 20 साल। तो इसको रियल में कितना टाइम लगेगा भाई, 20 साल लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, कितने किए 75% अंक प्राप्त किए, और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अब देखो एक छात्र जिसने 75% अंक प्राप्त किए, इसने 75% अंक लेके आ गया, ठीक है। दूसरा छात्र था, उसने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक हैं, 30 अंक अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही कितना है 30 है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 30, और हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है भी 15%। भी प्रश्न के अकॉर्डिंग 30 है अंतर, हमारे अकॉर्डिंग 15%, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी है 30। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी 100% की, तो इसको लिख दो 30, इसको क्या लिखोगे भाई, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो इसे लिखेंगे 30/15, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये बन जाएगा 200। तो ये जो ओवरऑल रहा था वो कितने नंबर का रहा था 200 नंबरों का रहा था, ठीक है। आगे वाला ये सवाल देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 175 गुणा में 72, ये प्लस का नहीं है भी, भाग का निशान है, किसका निशान है भाग का, रुको रे, यहाँ पर ये जो निशान है वो किसका है भाग का निशान है, भाग है तुम्हारे फुटे हुए, ये यहाँ पर भाग का निशान है या गुणा का निशान है, मेरे को एक बार देखने दो भी, क्योंकि ये टाइपिस्ट ने क्या कर दी है मिस्टेक कर दी है। एक 175 गुणा में 72 भाग में 24, हाँ प्लस में 5, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। भाग में 24 और प्लस के कितने 5, ये सवाल ऐसे है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो भाग ही सोल्व होगा, तो देखो 24 को 72 में भाग देंगे तो कितने आएंगे भाई 3, फिर 24 दिया 72, और प्लस का कितना 5, और गुणा में कितने 20, और ये पूरा सोल्व हो जाए तब किसने का भाग देना है 2 का। तो पहले इसको सोल्व करो भाई, 175 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 175 को किससे कराएंगे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो 17 को 3 से कराओ, 17 तिया 51 यानी 510, 5 को 3 से कराओ 5 तिये 15 यानी 525, 525 प्लस के 5 गुणा में 20 और भाग में कितने 2, 525 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 530, कितना 530, और 2 को काटेंगे 20 से तो 10, और गुणा में कितना 10, 530 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 5300, कितना आएगा 5300। सवाल को साथ साथ है ना रफ कॉपी लेके निकाला करो, ठीक है, पता तो चले कौन फास्ट निकालता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई 5300। चलो ये वाला बताओ, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करके देखो। देखो 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है, यानी काम कितना है पूरा 100, तो उसमें 10 हिस्सा किसने पूरा किया है राखी ने, ठीक है। और कितने दिन में 8 दिन में। उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक है, उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से कितना परसेंट अधिक दक्ष है भी 20% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष का मतलब उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, क्या है इफिशियंसी ज़्यादा है, तो 20% का मतलब कितना होगा भाई 1/5, यानी यदि राखी की स्पीड कितनी है 5 तो पूनम की स्पीड कितनी होगी भाई 6। यदि राखी की स्पीड 5 है तो पूनम की स्पीड कितनी होगी 6। अब राखी की स्पीड है कितनी भाई 8 दिन में 10 काम करती है, 8 दिन में 10 काम करती है तो 10/8, यानी उसकी स्पीड कितनी है 1.25, यानी इसकी स्पीड 1.25 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी भाई, देखो इसकी स्पीड 5 नहीं है 1.25 है, इसका मतलब 25 गुना अधिक है, 0.25 गुना क्या है अधिक है, और तो ये 5 की 0.25 5 गुना है
तो ये भी कितनी होगी 0.25 गुना, और ये 25 के कितने बन जाएंगे 150, यानी 150। यानी यदि इसकी स्पीड 1.25 है तो इसकी स्पीड कितनी है 1.50 है। ठीक है, अब दोनों की स्पीड आ गई। अब हमें क्या करना है, शेष काम को, किस काम को भाई, शेष काम को। शेष काम है कितना वो देखो, शेष काम है कितना भी 10% तो काम पूरा हो गया, शेष काम कितना बचा 90 काम, और 90 काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। यदि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, ये देखो, ये तो 1.25 काम करेगी और ये 1.50 काम करेगी, इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 2.75 काम पूरा करेगी। ठीक है, तो हम 2.75 का भाग दे देंगे, पॉइंट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। अब इसको 25 से काटना है तो 25 चौके 100, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी ये कितना बच गया 90 गुणा में 4 और भाग में कितना 11, 9 चौके 36, यानी 360/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, देखो जो कार्य का फॉर्मूला होता है ना, कार्य वो क्या होता है दर गुणा में समय। ठीक है, कार्य किसके बराबर होगा दर गुणा में समय, यानी यदि तुम कार्य के अंदर इफिशियंसी का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा टाइम। और हमें यहाँ पर क्या पूछा था अभी, कितने दिन लगेंगे, टाइम ही तो पूछा था। हमने टोटल काम लिया, टोटल काम, फिर समय हमें पूछा था, दर का भाग देना था। दर का मतलब उनकी स्पीड कितनी है काम करने की, इफिशियंसी कितनी है, तो उनकी इफिशियंसी कितनी थी 2.75, और हमने यहाँ पर किसका भाग दे दिया 2.75 का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर है ना, आप अपना भी लेवल देखो कि हाँ हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और 25% की छूट दी जाती है। एक वस्तु का मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 5175 रुपये है और 25% की क्या दी जा रही है छूट। 25% की छूट का मतलब कितना हो गया अभी 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 4 रुपये की कोई वस्तु है, 4 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की आपने छूट दे दी तो कितने में बेचोगे 3 रुपये में। 4 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की आपने छूट दे दी तो कितने में बेचोगे 3 रुपये में। लेकिन आप 3 रुपये में नहीं बेच रहे, कितने में बेच रहे हो 5175 रुपये में बेच रहे हो। तो यदि ये 5175 है तो ये इसका कितना गुना है, यानी 3 को किस से गुणा कराएं ताकि 5175 आ जाए, तो 3 का भाग देंगे तो 17 और 25, यानी ये इसका 1725 गुना है। तो जो मूल वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी 1725 गुना हो जाएगी, यानी 25 चौके 100, 17 चौके 68 और 1 हासिल 6900। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, देखो मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, तब ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी यदि आप इस सवाल को ओरली भी कर सकते हैं, आपको पता है कि 25% की छूट है, मतलब 25% 1/4, 4 रुपये की कोई वस्तु है वो 3 रुपये में बेची जा रही है, 3 में नहीं बेची जा रही, 5175 में बेची जा रही है, ये इसका 1725 गुना है, तो इसका भी कितना गुना 1725 गुना। तो आप इस सवालों को ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। आर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 90 दिन में। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आप एक बात बताओ भाई, आप मतलब कोई बिल्डिंग है वो 100 दिनों में बनाते हो, तो 50 दिनों में कितना बनाओगे, आधी बनेगी, तो कितना काम पूरा होगा भाई 50% काम पूरा होगा। मतलब टिक द मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये वाला बताओ, 7 + 33 गुणा में 44 भाग में 2 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये तो आसान है भी। देखो अलग अलग ब्रैकेट लगे हुए हैं तो हम उनको एक साथ सोल्व कर सकते हैं। 33 और 7 कितने हो गई 40, गुणा में 44 में 2 का भाग दिया 22 और 5 गुणा में 5 तो कितना आएगा 25। ठीक है, अब देखो 22 चौके नहीं, ऐसे करो इसको, 25 को 100 से, 25 को 40 से कराओ, 25 को किस से कराएं 40 से, तो 22 गुणा में 25 को 40 से कराएंगे तो कितना आएगा 1000, 1000 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 22। मतलब गुणा भी करना अपने आप में एक कला है। जब आप धीरे धीरे ऐसे
सवालों को करेंगे तो आपको गुणा की प्रैक्टिस है वो भी सीख जाओगे। ठीक है, आगे वाला देखिए, ये वाला हो गया क्या? ये वाला नहीं हुआ। देखो, एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यानी 93 में से पास कितने हुए हैं? यानी 100 में से पास कितने हुए हैं? 93%। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। मतलब 9275 तो क्या हो गए? फेल। 9275 तो क्या हो गए? फेल। और प्रश्न के अकॉर्डिंग 9275 वो कितने परसेंट के बराबर है? देखो, 93% पास हुए हैं, तो जो पास होंगे वो कितने होंगे? 7%। यदि 7% की ये वैल्यू है तो हमें क्या पूछा है? कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। तो यहाँ से 100% कितने के बराबर होगा? 9275 भाग में 7 गुणा में 100। 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, 2 बच जाएंगी 22, 7 या 21, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 बच जाएंगे, 7 पंजे 35। 1325 गुणा में 100 यानी ये कितना आएगा? 13,200 नहीं 1,32,500। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलो ये वाला बताओ। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के 3 महीनों के लिए 1100 रुपये। 3 महीनों के लिए कितना है? 1100 रुपये। और अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये। ऐसे लिख लो, औसत मासिक व्यय वर्ष के लिए पहले 3 महीने के लिए, पहले 3 महीने के लिए कितना है? 1100। ठीक है, अगले 5 महीनों के लिए कितना है? 1000। अगले 5 महीनों के लिए कितना है? 1000 रुपये है। और अंतिम 4 महीनों के लिए कितना है? 1200। अंतिम 4 महीनों के लिए कितना है? 1200। और कुल वार्षिक बचत कितनी है? 1300 रुपये थी। तो सपना का औसत मासिक आय कितनी है? औसत का मतलब सभी को जोड़ करके 12 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 12 का। तो देखो, 3 महीने के लिए 1100 रुपये दिए तो कुल कितने हो गए? 3300 रुपये। कुल कितने हो गए? 3300 रुपये हो गए। ठीक है, 1100 रुपये के हिसाब से कुल कितने हो गए? 3300 रुपये। 1000 है 5 महीने के लिए दिए तो ये कितने हो गए? 5000 रुपये। 4 महीने के लिए 12 चौके 4800 ये हो गए। देखो, ये तो उसके खर्च हो गए, बचाए कितने थे? 1300 रुपये। तो ये और जोड़ दो इसमें, 1300 रुपये बचाए थे। अब इन सभी का जोड़ देखो, 3000 और 5000 8000, 8000 और 4000 12000, 12 और 1 13000, 13000 तो ये वाले हो गए। ऊपर देखो 300 300 600, 600 और 800 कितने हो गए? 1400। कितने हो गए? 1400। और पहले वाले कितने थे भी? 13000। 5 और 4 9, 9 और 4 12। तो पहले वाले कितने थे भी? अरे कैसे भूल गया मैं। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। यानी पहले वाले कितने थे? 13000। और ऊपर वाले कितने हैं? 1400। तो ये कितने हो जाएंगे? 14400। यानी 12 महीनों की कुल आय है वो कितनी है? 14400 रुपये। हमें पूछा है औसत। ये देखो, औसत पूछा है ना, मतलब इसका 12 का भाग। 12 से 12 को 44 को काटेंगे तो कितने बचेंगे? 1200 रुपये। तो इसका जो मासिक व्यय है वो कितना होगा? 1200 रुपये। ये वाला देखिए कि किस मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? यानी हमें क्या पूछा है? रेट पूछा है कि रेट है वो कितना होगा। देखो, इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, साधारण ब्याज उस मूलधन का, साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। इसका मतलब SI और P का रेशियो कितना आ गया? 2:5। यदि साधारण ब्याज 2 रुपये है तो मूलधन कितना है? 5। साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपये है तो मूलधन कितना है? 5। तो रेट कितनी होगी भाई? ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। SI का मान कितना है? 2। P कितना है? P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 5। रेट हमें ज्ञात करनी है। टाइम कितना है? 40 वर्ष। परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, अब देखो इसको काट दो भी, 1 0 से तो 1 0, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2, यानी इतना कितना आ गया r गुणा में 2, 2 से 2 काटेंगे, r का मान कितना आएगा 1%, तो ये कितना आएगा 1%, कितना आएगा 1%, ठीक है। और वैसे देखो अगर थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होता ना, ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है तरीका समझ में नहीं आता है। देखो SI/P, SI/P होता क्या है अभी, SI/P होता क्या है RT/100, इसका मतलब RT/100 का मान कितना है 2/5, ठीक है। और T हमें दिया गया है 40, T हमें कितना दिया गया है 40, तो 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, ये सारे कट जाएंगे, R का मान कितना आएगा 1। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है अभी ये वाला, ठीक है। जैसे ये वाला प्रश्न है वो करके देखो कि ए और बी दोनों अपनी घड़ियों को 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, ठीक है। अभी मतलब दोनों ने 5,000 रुपये में घड़ी बेची है, ए को 25% का लाभ हुआ है और बी को 10% की हानि हुई है। मान लो 5,000 रुपये पर 25% का लाभ होगा, तो 5,000 का 25%, 5,000 का 25% मतलब चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा कितना होगा 1250, तो मतलब इसको कितना हुआ है 6,250। और बी को 10% की हानि हुई है, तो 5,000 का 10%, किसका 5,000 का 10%, तो 5,000 का 10% कितना होगा 500 रुपये, कितना होगा 500 रुपये। और 500 रुपये को यदि इसका लॉस हुआ तो इसको रुपये कितने मिले हैं 4500। अब देखो 0 से तो 0 कैंसिल, कितना बचा 625/450, 25 से काट दो 20 को, 25 से काटेंगे तो इधर कितना आएगा 25, और इधर कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, यानी 25/18। 25/18 कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसका उल्टा है 18/25, तो ये सही होगा। यदि इसमें ऑप्शन होता 25/18 तो पहले वही करते 25/18, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, मान लो ये वाली रेलगाड़ी है, ठीक है, ये वाली रेलगाड़ी है और ये वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी लंबाई भी कितनी है 320 मीटर और इसकी लंबाई भी कितनी है 320 मीटर। यदि ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं तो कुल कितनी दूरी तय करेगी भाई 32 और 32 64, यानी दोनों 640 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। और कितने सेकंड में 18 सेकंड में, कितने सेकंड में 18 सेकंड में। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल है वो हमें बतानी है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल को याद रखना भाई, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को क्या रखना है याद। और यहाँ पर होगा डी, यहाँ पर होगा टी और यहाँ पर होगा एस, इसे बोलते हैं DTS। क्या बोलते हैं DTS। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, चाल का मतलब स्पीड, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 640, 640 और टाइम कितना लग रहा है 18, ठीक है। 18 का भाग देंगे इसमें, तो देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 10 बच गए, 18 पंजू 90, 10 बच गए, 18 पंजू 90, और हर बार मतलब 10 ही बचते जाएंगे, तो 35.55। ये क्या आ गई भी हमारे पास, ये आ गई हमारे पास तो 640 में 18 का भाग देंगे हमारे पास 33.55 आएगा। देखो ये तो हो गई कुल दूरी, ठीक है, कुल स्पीड हो गई दोनों की कुल मिलाकर के। एक की स्पीड कितनी होगी इसका आधा, यानी 17.55 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी स्पीड आएगी। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में बदला हुआ है, तो आप भी क्या करो इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज कर लो। 17.55 है, 17.55 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे भी 5/18 से, नहीं 18/5 से। एक सेकंड के लिए देखना भाई, 17.55 17.55 को 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, किससे 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चेंज करना है। तो इसको लगभग सोलो कराएंगे ना
तो ये 63 पॉइंट के कुछ समथिंग आएगा, यानी लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, थोड़ी सी यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तो आप इसे आराम से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 18 नंबर क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की औसत आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी होगी? एक तो तरीका है कि आप इन सभी को जोड़ करके, और कितने हैं ये, 3, 6 और 7 का भाग दो। दूसरा तरीका है कि आप इनकी औसत आयु मान लो अपनी मर्जी से। क्या कर लो? अपनी मर्जी से मान लो। हमने मान लिया कि इनकी औसत आयु कितनी है? 25। कितनी है? 25। अब हम इस 25 की रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, कि क्या कम है और क्या ज़्यादा। देखो 25 से 26 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, तो 1 प्लस 25 से 25 कोई ज़्यादा कम नहीं है तो 0। 25 से 21 कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है तो 4 माइनस का हो गया। ये 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4। ये 1 कम है तो माइनस का 1। ये 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3, और ये 3 कम है तो माइनस का 3। और भाग में कितने हैं? 7। भाग में कितना है? 7। देखो प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस के 4 प्लस के 4 प्लस के 3 माइनस के 3, मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब 0/7 कितना होगा? 0। इधर कितना था? 25, तो हमारा औसत कितना होगा? 25। वरना आप इन सभी को जोड़ करके 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 इनको जोड़ करके 7 का भाग दे लो, आपका उत्तर कितना आएगा? 25। ये बढ़िया तरीका है, आप औसत जो ज्ञात करना चाहते हैं उसको मान लो और कर लो। ठीक है, आगे वाला देखिए भाई, ये क्या सिस्टम हो जाता है इसका। कभी कभी बोर्ड है ना हमारी क्या लेता है? शान, क्योंकि हमारी शान बान और आन यही तो है। ठीक है, आगे वाला देखो, ये वाला देखो ओरली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं। ठीक है, कि m और n 9 अनुपात 6 है। m प्लस n मतलब 9 और 6 15। m और n का अंतर कितना? 3। इन्हीं का अंतर पूछा है तो 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 5:1। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं BSSC के अंदर, आप देख लो। ठीक है, जैसे ये वाला अंतिम क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा गया। आप यहाँ पर देखो कि 2000 रुपये तो उसकी कीमत थी। ठीक है, 2000 रुपये तो क्या थी उसकी कीमत? 2000 रुपये की कीमत थी, इस पर 20% की छूट दे दी। 20% की क्या दे दी? छूट। फिर हमें नहीं पता, फिर एक छूट और दे दी x% की, फिर इसको बेचा कितने में? 1400 रुपये में। ठीक है, और हमें पूछा है इस x का मान कितना होगा। तो आप खुद देखो, 20% 2000 का 20% कितना होगा? अभी 2000 का 20% कितना होगा? 400 रुपये। यानी 400 रुपये की छूट दी तो इसको कितने में बेचा? 1600 रुपये में। अब देखो 1600 रुपये की वस्तु को 1400 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए की छूट दे रहा है? अभी